चाहूँगा कि तुम्हारा हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य अगर आपको पाना है, देश के लोकतंत्र बचाना होगा तो मोदी को देश से हटाना होगा और मतदाताओं को जागरूक करना होगा। पैसा लेना नहीं किससे, ना दारू पीना नहीं किससे। मतदाता तुम्हारा हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य, बिल्कुल दारू बट्टा तो लेना नहीं है, बुलबुले आने नहीं, लॉलीपॉप में आना नहीं है, जुमले में आना नहीं है और वोट मोदी को देना नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय श्री राम। दिल्ली आए, महाराष्ट्र से आए, जंतर मंतर पे क्या लग रहा है, लोकतंत्र कहाँ पहुँचा और क्या आपको आज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखो, आज हम दिल्ली में आए हैं ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने के लिए। हम पूरे भारतवासी चाहते हैं, भारत का मतदाता चाहता है कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि जब धांधलियाँ देखी जाती है एमपी में, यूपी में, बिहार में और जहाँ गुजरात में जो वीवीपैट पे धांधलियाँ हो चुकी है तो उससे मिस मैचिंग का वोट हो रहा है, इससे लोगों का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है। तो आज लोकतंत्र की आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या करते करते चंद्रचूड़ साहब ने उसको बचाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो बचाया, सरकार बचाई, वहाँ का संविधान बचा लिया, संविधान का एक पार्ट बचा दिया। लेकिन यहाँ की जो मोदी सरकार है, यहाँ की जो मोदी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये एक पन्ना संविधान में ख़त्म करने के लिए बैठी हुई है और खुले आम मोदी ने बोला कि मैं ओबीसी के विरोध में हूँ, मैं एसटी के विरोध में हूँ, मैं एसटी के विरोध में हूँ और मैं अल्पसंख्यक के विरोध में हूँ। ऐसे खुलेआम मोदी के लोग बोलते हैं, मोदी बोलता है। तो महाराष्ट्र में क्या माहौल है? अभी मराठा आरक्षण की बात हुई, बहुत सारी बातें। महाराष्ट्र में क्या माहौल है, क्योंकि आप तो वहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो, महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हिसाब से आरक्षण मांग रहे हैं। तो उनकी जो राय है, जो इकोनॉमिकली मराठा समाज के लोग हैं, उनका राय, उसका बाबा साहब ने उनको एक ज़माने में आरक्षण दिया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं लिया, तो अभी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वो ओबीसी से आरक्षण मांग रहे हैं, इसलिए ओबीसी समाज का विरोध है। और भारत का अलग से 10% दिया है। हाँ, भारत का संविधान तो अगर संविधान के पीठ के अंदर रुकता है तो उनको आरक्षण मिलेगा, अगर नहीं रुकता तो नहीं मिलेगा। ईवीएम का आंदोलन बहुत तेजी से हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, आपके सामने मैंने कई सालों से, 15-20 साल से जंतर मंतर ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहा हूँ। मैंने सबके पहले 2018 के अंदर रामलीला मैदान में ईवीएम तोड़ा था। उसके बाद में मैंने जब गुजरात चुनाव जब मैं ईवीएम के विरोध में आया था, जब मैं अकेला चुनाव आयोग को घेराव डालने गया था, जब मैं यहाँ पर आके आंदोलन किया था, उसका आज नतीजा मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आके वकील लोगों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और आके पढ़े लिखे पार्टियों ने मुद्दा उठाया। इसलिए मैं चाहता हूँ जहाँ मैंने आंदोलन जंतर मंतर में 15-20 साल से कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे दिखने को आ रहा है और ईवीएम हटना चाहिए। ये हटेगा तो लोग का कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिविटी फैल जाए और लोग वोट करने ही ना जाएं और फिर से बीजेपी सरकार आ जाए, क्योंकि ईवीएम इतनी जल्दी 10-15 दिन तो रह गए हैं घोषणा के चुनाव के, ऐसी खबर आ रही है। तो कहीं ईवीएम नहीं हटे और लोगों के मन में ये बैठ जाए कि ईवीएम पे किसी को वोट दोगे बीजेपी को जाएगा, तो वोट देने नहीं जाएंगे और सीधा बीजेपी को फायदा हो जाए, कहीं आंदोलन से उल्टा असर ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा क्यों असर पड़ेगा? अरे ईवीएम की वजह से आंदोलन अगर हो भी गया चुनाव, तो वहाँ पर हमने अगला प्लान किया है। अगर हमारा वोट ऑफ वायलेंस हो रहा है, वोट ऑफ राइट्स, वोटिंग का राइट जा रहा है, तो हमारे लोग वहाँ पर ईवीएम की तोड़फोड़ करेंगे। हम लोग ईवीएम इलीगल है, हम लोग आज तो ये कानून के खिलाफ काम करेंगे। क्यों कानून खिलाफ है? ईवीएम इलीगल है, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ईवीएम मशीन इलीगल हम प्रूव करके दिखाते हैं। अगर उनके पास में सब भी डॉक्यूमेंट होंगे, लाइसेंस हो गए ईवीएम लगाने के, चलाने के, तो हमें प्रोड्यूस करें। हमारे बहुत लोगों ने उसके विरोध में, पार्टियों ने पिटीशन डाला है और चुनाव उसका जवाब देंगी, तो हम भी उसका विरोध नहीं करेंगे। किसान आंदोलन की बहुत बात हो रही है। पिछली बार आपने बहुत सारे मुद्दे जब जंतर मंतर पे आए थे तो करीब 100 से ज़्यादा मुद्दे आपने कवर किए थे। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? अभी बहुत जोर शोर से हो रहा है, कुछ लोगों की उन पर वहाँ पे दर्दनाक मृत्यु भी हो गई, तो क्या कहेंगे? देखो, किसान आंदोलन एमएसपी का मैटर है। इन्होंने जब 3 कानून लाया था, किसान कानून लाया था, जब इन्होंने कबूल किया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, इसलिए किसान आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। ये अभी तक एमएसपी दे नहीं पाए। किसानों को एमएसपी देने का मतलब क्या हुआ? हर साल किसान को 6,000 रुपये दे रहे, इसका मतलब 600 रुपये पर मंथ, दिन का 1 रुपया दे रहे और करोड़पति को 14 करोड़ लोग माफ कर रहे हैं। तो किसान के विरोध में मोदी सरकार है, इसलिए किसान को मालूम है कि हमें एमएसपी देने वाले नहीं, इसलिए किसान आंदोलन भड़क रहा है और भड़केगा और मोदी सरकार झुकेगा, पहले भी झुके था, आगे भी झुकेगा। अच्छा, ये जो बात हो रही है, सरकार कह रही है कि बातचीत की टेबल में बैठा लिया है किसानों को, 5वें दौर की बातचीत हो रही है, क्या लगता है कुछ अच्छा निकलेगा इससे? अरे अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि मोदी को तो आज डर पैदा हुआ ना कि जब आप चंडीगढ़ चुनाव देखो हार रहे हैं और बाद में जहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे नरेंद्र साहब ने पिटीशन डाला है, वहाँ भी चुनाव उनका रद्द हो सकता है। उनको मालूम ईवीएम से मैं जीतने वाला नहीं हूँ, इसलिए किसानों को खुश करने के लिए वो एमएसपी देंगे, लेकिन एमएसपी देने के सिर्फ इलेक्शन तक देंगे, बाद में उनको देंगे नहीं। ऐसे वो भूल थापा मोदी सरकार झूठ बोल के लोग को चॉकलेट पॉकलेट देता है। तो मैं चाहता हूँ किसानों ने उनकी बातों में नहीं
रहे और अपना आंदोलन जारी रहे जब तक कागज़ के ऊपर नहीं आता, जब तक किसान आंदोलन पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या क्या मुद्दे उठाए? तो सुरेश जी बताइए कि आपकी नज़र में जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं जो आप कहना चाहते हैं? मैं अखिल भारतीय मताधिकार समिति चलाता हूँ और मतदाता को ऐसे जागरूक करना चाहता हूँ कि जब 2011 के बाद 11-10 के बाद देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्जा था और आज 173 करोड़ कर्जा हो चुका है। इसका मतलब देश को हम लोग ने बहुत पीछे ले चुके हैं, मोदी सरकार देश को पीछे ले चुके हैं। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि एमएसपी के माध्यम से किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, तो किसान को थूका लगाए 6,000 रुपये महीना देते हैं, तो किसान भी आज डबल आय किसान की हो चुकी नहीं है। उसके बाद में आज मतदाता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और मतदाता को गुमराह करके वोट बटोर के वो पूरा पॉलिसी, मोदी पॉलिसी जो और गुजराती पॉलिसी, वो देश के पूरे एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल सब वहाँ के सब माल वहाँ यूपी गुजरात में ले जा रहे हैं। तो इसको हम रोकना चाहिए और आने वाले 2024 के अंदर मोदी को हम लोग बैलेट से चुनाव लेने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कि जब चंद्रचूड़ साहब जो चुनाव आयोग के इसमें थे कि एक विपक्ष रहे, मोदी सरकार रहे और बाद में एक चुनाव आयोग का अधिकारी न्याय रहे, लेकिन वहाँ पर क्या किया मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस ला के चुनाव अधिकारी को चुनाव अधिकारी सिलेक्शन उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को निकाल दिया। इसका मतलब 100% ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उसके बाद में आज उन्होंने तो आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन में देखा होगा, जब वापस चुनाव हुआ तो वहाँ पर उन्होंने 8 वोट डिस्कार्ड कर दिए थे। इसका मतलब इनके अधिकारी भी और उनके डेमोक्रेट लोग भी आज डरे हुए हैं और डर के मारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के पूरे देश की जनता को समझाना चाहता हूँ, आप पैसे के ऊपर मत जाओ, बोल बच्चन में मत जाओ। उन्होंने जो भी इन्होंने आज तक काम किए वो सब झूठे वादे किए, जुमले किए, 15 लाख करोड़ देने की बात की, 15 लाख देने की बात की, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की। उसके बाद में गरीबों को डबल आए, 2022 में हम घर देंगे, आपको नौकरी देंगे। आज पूरे देश के अंदर बेकारी बढ़ चुकी है और महंगाई समन सिर्फ जो महंगाई इतनी बड़ी कि आज आदमी जो 500 सिलेंडर है 1200 में खरीद नहीं पाता और लकड़ी के ऊपर तो काम कर रहा है। ऐसे कितने ऐसे मोदी सरकार ने लोगों को वादे किए। उज्ज्वला योजना फेल हो चुकी है, उसके बाद में जन धन योजना फेल चुकी है। उसके बाद में जहाँ नल लगाया और नल में पानी नहीं है, जहाँ नौकरी देने की बात की, वहाँ पर ठेकेदारी निजीकरण लाया। निजीकरण लाने का मतलब क्या होता है, किसका भी दलित का, हिंदू का, मुस्लिम का, हिंदू का बच्चा निजीकरण के अंदर जाएगा, ठेके में काम करेगा। ठेकेदारी मतलब गुलामगिरी होती है और इसीलिए उन्होंने देश के लोगों को मजदूर बनाया और मतदाता को बंधुआ मतदाता बनाया। इसके ऊपर जाकर मैं कहना चाहूँगा, अगर मोदी से देश को बचाने का, देश का लोकतंत्र बचाने का होगा तो मोदी को देश से उखाड़ फेंकना होगा। देश की जो गुजराती पॉलिसी मोदी की, इसको हटाना होगा। और देश के राम मंदिर के बारे में हमारा कोई कहना नहीं। राम मंदिर सबका देश का एक बड़ा खान बना है। हम चाहते घर घर में राम मंदिर बने, घर जिला के अंदर अस्पताल बने, बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े अस्पताल बने, स्कूल कॉलेज बने, जाकि लोगों के हिंदू बच्चे वहाँ पढ़े और हिंदू बच्चे पढ़ के लिख के आगे बढ़े। और उन्होंने इधर निजीकरण कर दिया और इधर ठेकेदारी कर दिया। निजीकरण की वजह से बच्चे लोग को नौकरी चली गई है, ठेकेदारी की वजह से लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं। देश की आबादी के हिसाब से ये सरकार ने देश को चलाना चाहिए। इसलिए कहता हूँ मोदी सरकार झूठा है, फरेब है, फेंकते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और समाज को गुमराह करते, हिंदू मुस्लिम करते हैं। इतने मुद्दे मोदी सरकार के विरोध में, जहाँ मोहब्बत की दुनिया थी वहाँ नफरत की दुनिया बना दी इसे और सरकारी नौकरी गुलाम बना के रखा है। जितने भी ईडी आईडी जितने भी है इनको दबा के रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश की जनता बड़ी होती है, देश की मतदाता बड़ी होती है, देश के मतदाता को जागरूक होना चाहिए और मोदी के विरोध के अंदर मतदान करके 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और भारत सरकार आना चाहिए, केंद्र सरकार आना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को मत देना चाहिए और मोदी को देश से हटाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ईडी की बहुत बात की आपने कि ईडी का आजकल क्या चर्चा चल रहा है, हर जगह ईडी आ जाएगी, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है ईडी? पहले तो मैं ईडी वालों को समझाना चाहता हूँ कि पहले ईडी के लोग जितने भी बीजेपी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी दबंग नेता है, जितने भी आमदार है, विधायक है, खासदार है, उनको उठा के अंदर डालना चाहिए। उनके पास ज़्यादा मालमत्ता है। आज 65 करोड़ का मोदी के पास बॉन्ड पकड़ा गया है। मोदी के चंद्रचूड़ साहब ने मोदी का बॉन्ड पकड़ के उसकी रोक लगा चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने घपले किए होंगे। आज आप बताओ, जब यहाँ पर G20 होता तो 4 लाख करोड़ ने खर्चा किया। बाद में जो मोदी के लोग भाग गए, उन्हें 14,000 करोड़ लेके भाग गए। मोदी के लोगों ने टैक्स पे लोगों ने 14-15 करोड़ मोदी ने करोड़पति को माफ कर दिए और किसानों को 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आप? क्यों डरेंगे? सरकार हमारा, देश हमारा है, लोकतंत्र हमारा, संविधान हमारा है, क्यों डरेंगे हम लोग? बाबा साहब ने देश के हर आदमी को, हिंदू को, मुस्लिमों को, दलितों को, ब्राह्मणों को, SC ST को एक वोट करने का अधिकार दिया। वोट का अधिकार हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो देश से मोदी भगाएंगे। और इसके आगे मोदी अगर नहीं सुनता है तो जन लोग आंदोलन करेंगे और हर बूथ के ऊपर ईवीएम तोड़ने के लिए एक
एक अधिकारी एक एक आदमी रखेंगे। जितने भी देश के अंदर बूथ है 28 करोड़ जो बूथ होते हैं 28 करोड़ बूथ पर हम आदमी रखेंगे और देश के 97 जो मतदाता है 97 करोड़ जो मतदाता है उनको जागरूक करके बोलेंगे कि इसके बाद में मोदी सरकार नो अच्छे दिन हमारे बुरे दिन हमें वापस कर दो और देश को 75 साल पीछे लेके गए वो हमारे 75 साल हमें दे दो और यह देश से तुम भाग जाओ। ईवीएम को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप, ये तो फिर कानून के नज़रिए में ये तो अपराध हो जाएगा क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालेंगे अरे चुनाव में। मैं उसको तैयार हो जाने के लिए कानून प्रक्रिया में मैं प्रूव करूंगा कि इलीगल ईवीएम है। मैं प्रूव करूंगा कि ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर 1955 के अंदर ये ईवीएम का वहाँ पर मसला नहीं है। 55 के अंदर 1955 के अंदर रूल ऑफ कंडक्ट इलेक्शन वो 56 के अंदर वो भी उसके अंदर क्या इनका प्रोविजन नहीं है। उसके बाद में आईटी सेल आईटी जो होता है साइबर लॉ उसके अंदर भी इनके कोई परमिशन इन्होंने दिया नहीं अभी तक क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है ईवीएम चलाने का तो इलीगल है ये तो और कहते सरकारी हैं इलीगल है। कांग्रेस लाई थी ईवीएम, ये तो बार बार यही कहते हैं और जब जहाँ ईवीएम से सरकारें जीत जाती है दूसरी पार्टियों की तब तो शोर नहीं मचता। दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो फिर अब ऐसे कभी ईवीएम सही हो जाती है कभी खराब हो जाती है। लगातार पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई जहाँ हार जाते हो वहाँ ईवीएम की बात करते हो। देखो ईवीएम की बात 1984 में ईवीएम आई थी वो अच्छे कारनामे से लाई थी। उसके बाद में बदलाव किया काला कांच लाया वीवीपैट लाया इसके अंदर जो वोट डालते हैं मशीन के अंदर वो ट्रांसफर होता है उसके प्रोग्राम पहले सही थी अब खराब हो गई। उन्होंने खराब करवाया इन्होंने इसके दमक अंदर जो भारत बेल जो बेल होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनती है जो बाकी जो पार्ट बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की मशीन के वो पार्ट के अंदर भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे पास ईवीएम का है तो वो कैसे हैक नहीं करेंगे उनके पास प्रोग्रामिंग रखा है। एक वोट डालो 10 वोट जाएगा। लोग तो कहते हैं कि टेम्परिंग की बात हो रही है, चुनाव आयोग तो बुलाता है कि आइए हमारे यहाँ चेक करिए, चेक करके करिए, तो जाते क्यों नहीं? अपनी मशीनें बना ली हैं लोगों ने और फिर उस पर डेमो करके दिखा रहे हैं। भाई ईवीएम तो अलग है ना, अपनी मशीन से कोई कुछ भी निकाल सकता है। तो हम तो उनको मांगने गए थे ना घर पे उन पे, लेकिन वो तो घर में कौन देगा? टेम्परिंग कर लेंगे। अरे बाबा उनके ऑफिस में गए थे, हमारे कार्यकर्ता हमारे बच्चे साहब गए थे, हमारे ऑफिस में गए थे, उनको रोक दिया ना। वो तो मांगने हमें 50 ईवीएम दो, हम उसको हैक करके दिखाते दे नहीं सकते हैं, वहीं पे जाके हैक करना होगा। हाँ करेंगे ना, दोनों मौका उनको 2024 का इलेक्शन आगे बढ़ाओ 6 महीना और हमें मौका दो, हमें हैक करके बताएंगे। अच्छा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज है हमारा ईवीएम में प्रोग्रामिंग होता है और ये देश के मतदाता को गुमराह कर रहे हैं, ये देशद्रोह काम कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम मशीन जाना चाहिए, बैलेट चुनाव आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस मतदाताओं को चाहूँगा कि तुम्हारा हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य अगर आपको पाना है, देश के लोगों को बचाना होगा तो मोदी को देश से हटाना होगा और मतदाताओं को जागरूक करना होगा। पैसा लेना नहीं किससे, ना दारू पीना नहीं किससे। मतदाता तुम्हारा हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य, बिल्कुल दारू बट्टा तो लेना नहीं है, बुलबुले आने नहीं, लॉलीपॉप में आना नहीं है, जुमले में आना नहीं है और वोट मोदी को देना नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय श्री राम।